हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग विसर्ग संधि के नियम को जान रहे थे, जिसमें कुछ नियम के बारे में हम लोग जाने थे जो शेष रह गए थे, उसको आज की कक्षा में जानेंगे। और कक्षा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारा सहयोग करें। तो हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें से जैसे कि स्वर संधि पढ़े हम लोग, फिर व्यंजन संधि पढ़े, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत जैसे कुछ प्रमुख नियम आते थे, वैसे ही विसर्ग संधि के अंतर्गत भी कुछ प्रमुख नियम आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। और कहीं कोई यदि चीज़ छूट रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दें, ताकि उस चीज़ को भी बताया जा सके। तो चलिए हम देखते हैं विसर्ग संधि के जो शेष नियम बचे थे, उसको आज की कक्षा में हम लोग देखते हैं। तो 2 नियम तक हुआ था, आज हम तीसरा नियम देखेंगे। इसमें क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे आप लोग कर रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार करना है। इसमें कह रहा है यदि विसर्ग के पहले अ हो, तो जब हम लोग स्वर संधि पढ़ते थे तो जो पहला पद रहता था उसके आखिरी वर्ण को और दूसरे पद के प्रथम वर्ण को, दोनों का मेल करा के हम लोग संधि बनाते थे। तो इसमें यहाँ पे विसर्ग ये है और विसर्ग के पहले त है, तो त में अ भी आता है। जब कोई व्यंजन जो होता है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। स्वर स्वतंत्र होता है और व्यंजन जो होता है उसमें स्वर की सहायता ली जाती है। तो जो स्वर होता है वही स्वतंत्र होता है और व्यंजन में स्वर की सहायता ली जाती है। तो इसमें कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे विसर्ग के पहले त दिया है और त में अ रहता है। तो जब ऐसे वर्ण हो तो हम क्या करेंगे, और परे का मतलब दूसरा पद होता है, उसमें क दिया हो, ख दिया हो या प फ दिया हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। तो इस प्रकार हो जाएगा प्रातःकाल। इस प्रकार हो जाएगा प्रातःकाल। इसको यहाँ हम और अच्छे से समझ ले रहे हैं कि यदि विसर्ग के पहले अ दिया हो, तो यहाँ विसर्ग है और यहाँ त है, तो त में अ आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अ हो गया और यहाँ पे विसर्ग हो गया। फिर इसके परे का मतलब होता है बाद वाला। यदि बाद वाले में क ख प फ में से कोई वर्ण हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे क है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। तो जब इस प्रकार हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम को हम लोग फिर एक बार पढ़ लेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे क ख प फ हो, तो इसमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह विसर्ग है और विसर्ग के पहले अ दिया है और जो परे है उसमें क ख प फ में से क वर्ण आया है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो यहाँ पे विसर्ग हटता नहीं है और उसको ज्यों का त्यों कर दिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा प्रातःकाल। यहाँ हो जाएगा प्रातःकाल। ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे। यहाँ पे लिखा है पयः धन पान, तो य में भी देखेंगे, य में भी अ आ रहा है और यह विसर्ग के पहले है। तो जब विसर्ग के पहले अ आए और इसके बाद दूसरे पद में क ख प फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। तो यहाँ पे देखिए प दिया है, यानी कि विसर्ग के पहले अ रहे और परे का कोई भी वर्ण
जो क ख प फ रहे तो विसर्ग ज्यों का त्यों होता है, तो यहाँ हो जाएगा पयः पान, यहाँ हो जाएगा पयः पान। इसको भी यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे विसर्ग के पहले अ और जो परे का वर्ड है वह प दिया है। तो जब ऐसी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो तो आप इसी नियम को लागू करेंगे और इसी प्रकार से इसको संधि के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे कि परीक्षाओं में यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि यदि प्रातः धन काल लिखा हो तो आप इसी नियम का प्रयोग करेंगे कि विसर्ग के पहले अ दिया हो और परे का कोई भी वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग हटता नहीं है, वह ज्यों का त्यों हो रहता है। अब इसके बाद का जो नियम आता है चौथा नियम, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो ई ऊ का, यहाँ पे देखेंगे ई ऊ जो है यह ह्रस्व है और यहाँ पे जो ई और ऊ दिया है यह ह्रस्व है। कह रहा है यदि ह्रस्व ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो दीर्घ ह्रस्व ई ऊ का दीर्घ ई ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। फिर से इसको एक बार समझेंगे कि यदि ह्रस्व, यानी कि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यदि छोटा ई और छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो जो छोटा ई और छोटा ऊ का बड़ा ई और बड़ा ऊ यानी दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है और जो विसर्ग होता है वह लुप्त हो जाता है। यहाँ पे आप देखे थे कि विसर्ग ज्यों का त्यों हो जाता था, लेकिन इस वाले नियम में विसर्ग लुप्त हो जा रहा है। इसको हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे दिया है निधन रौ, यहाँ पे निधन रौ दिया है, तो इसके पूर्व आप देखेंगे कि यहाँ पे ह्रस्व मात्रा यानी ह्रस्व ई है और फिर क्या दिया है विसर्ग है और इसके बाद र दिया है। निधन रौ लिखा है यहाँ पे, तो विसर्ग के पहले ह्रस्व ई है यानी छोटी ई है और इसके बाद र आया है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि यदि ह्रस्व ई और ऊ के बाद विसर्ग हो तो यहाँ ह्रस्व ई के बाद विसर्ग है और इसके बाद र आए तो इसके बाद यहाँ पे र भी आया है। यदि इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे हो तो हम क्या करेंगे, तो जो ह्रस्व ई और ऊ होता है उसका दीर्घ ई और ऊ में दीर्घ ई और ऊ हो जाता है यानी उसमें कन्वर्ट हो जाता है और जो यहाँ का विसर्ग है यह विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा नीरव। यहाँ पे देखेंगे जो ह्रस्व ई का यहाँ पे दीर्घ ई हो गया है और विसर्ग भी लुप्त हो गया है। इसी प्रकार हम नीचे वाले उदाहरण को समझेंगे कि यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे ह्रस्व ई और उसके बाद विसर्ग दिया है, फिर प्लस फिर र दिया है, यानी इसके पहले पद में ह्रस्व ई की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग है और दूसरे पद में र दिया है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है यानी ह्रस्व ई और ऊ का दीर्घ ई और ऊ हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नीरस, यहाँ पे हो जाएगा नीरस। फिर यहाँ पे देखेंगे जो उदाहरण दिया है, यहाँ पे दिया है निरोग, तो इसमें भी वही काम करना है। यहाँ पे ह्रस्व ई दिया है और इसके बाद विसर्ग है और दूसरे शब्द में पहला वर्ड जो है वह र है, तो इसको भी उसी प्रकार परिवर्तित करेंगे, इसमें हो जाएगा निरोग। इसी प्रकार इन दोनों नियम को लागू करेंगे और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। यदि इसमें कहीं कोई चीज़ छूट जा रही हो
तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे ताकि हम इसको एक बार और रिवीजन करा दें, ताकि बात जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि कहीं कुछ भी समझ में न आए तो आप निसंकोच वीडियो के कमेंट में जा कर के आप कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे, ताकि फिर हम इस चीज़ को और अच्छे तरीके से बता सकें जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे का नियम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।